Hello, students. I'm again back with part 2 of chapter number 10, Independence and the Partition of India. Students, I hope you'll have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, till here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with this topic, the responses of the Congress and the Muslim League. बेटा अगर आपने लास्ट पार्ट 1 देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम लोग कैबिनेट मिशन प्लान को पढ़ रहे थे। तो कैबिनेट मिशन प्लान के टुवर्ड्स कांग्रेस का क्या एटीट्यूड था, क्या रिस्पांस था, मुस्लिम लीग उसे कैसे देख रही थी, ये अब हम पढ़ेंगे। जो कैबिनेट मिशन प्लान था बेटा, ये बहुत ही केयरफुली वर्कड आउट कॉम्प्रोमाइज़ था किस किस के बीच में, कांग्रेस और लीग के बीच में, क्योंकि इन दोनों के ही इंटरेस्ट कैसे थे, कन्फ्लिक्टिंग। आई बात समझ में? जब दो व्यक्ति ऐसे आपस में बात कर रहे हो जिनके इंटरेस्ट आपस में कन्फ्लिक्टिंग हो तो उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज़ कराना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज़ कराना बहुत मुश्किल हो रहा था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। पर फिर भी हम कह सकते हैं कि कैबिनेट मिशन प्लान मोस्ट केयरफुली वर्कड आउट कॉम्प्रोमाइज़ था किसके बीच में, लीग और कांग्रेस के बीच में, क्योंकि इनके जो क्लेम्स थे वो कैसे थे, कन्फ्लिक्टिंग थे। लीग चाहती थी कि कैबिनेट मिशन प्लान पाकिस्तान की बात करे, पाकिस्तान बनने के लिए हामी भर दे, पर ऐसा हुआ नहीं। ऑल्दो द लीग्स डिमांड फॉर पाकिस्तान हैड बिन रिजेक्टेड, मुस्लिम लीग ने जो डिमांड की थी कि हम पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, वो डिमांड कैबिनेट मिशन प्लान ने रिजेक्ट कर दी थी। पर कैबिनेट मिशन प्लान ने फिर भी मुस्लिम लीग को सेटिस्फाई कर दिया था, क्या कहकर कि भाई आपको परमिशन है, आप प्रोविंसेस की ग्रुपिंग कर सकते हो। आपको लगता है कि भाई इस प्रोविंस में ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, यहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं, रूरल मुस्लिम है, तो इनको बिल्कुल फुल्ली परमिट किया गया था कि आप अपने अकॉर्डिंग प्रोविंसेस की ग्रुपिंग कर लो। तो पाकिस्तान की बात तो कैबिनेट मिशन प्लान ने नहीं मानी, पर ग्रुपिंग की बात मान ली। और कांग्रेस तो नहीं, पर मुस्लिम लीग इस बात से खुश थी कि चलो यार कुछ तो मिला। कांग्रेस को क्या मिला बेटा? तो जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी उसे एश्योर कराया गया, उसे एश्योरेंस दिया गया कि भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये सोवरेन बॉडी रहेगी, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। दे कैन राइट कॉन्स्टिट्यूशन वट एवर वे दे वॉन्ट, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे किसको राइट्स देने हैं, किसको नहीं देने हैं, किस कम्युनिटी के लिए क्या कहना है, क्या लिखना है, गवर्नमेंट कैसे बनेगी, स्टेट गवर्नमेंट कैसे बनेगी। तो ये एश्योरेंस दिया अंग्रेजों ने कि भाई ये सोवरेन बॉडी होगी, हम इसकी वर्किंग में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। देन बेटा सेकेंड पॉइंट हम पढ़े उसके पहले याद करो कि हमने पार्ट 1 में देखा था कि ग्रुप्स बना दिए थे प्रोविंसेस के। तो यहाँ सेकेंड पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि प्रोविंसेस बिल्कुल फ्री होंगे कि वो चाहें जिस ग्रुप का पार्ट बन जाए, और जिस ग्रुप में उन्हें नहीं रहना है उस ग्रुप से वो आउट हो जाए। ठीक है, द प्रोविंसेस शुड बी फ्री टू ऑप्ट आउट ऑफ अ ग्रुप टू विच दे डिड नॉट विश टू बिलोंग। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि उस टाइम बेटा जो असम था वो ग्रुप सी में था, और असम में किसकी गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट में थी। अब ये समझ में नहीं आया कि क्या कहा गया। तो बेटा क्या था, जो असम था वो ग्रुप सी में था, और असम के जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे वो नहीं चाहते थे कि असम ग्रुप सी में रहे, बंगाल के साथ रहे और फिर पाकिस्तान का पार्ट बने। ठीक है, मतलब मेजॉरिटी मुस्लिम एरियाज़ में रहे असम। इस वजह से जो लोग थे, जो लीडर्स थे, प्रोमिनेंट लीडर्स, वो ग्रुप सी में रहना नहीं चाहते थे। तो ये तो फ्री कर दिया था अंग्रेजों ने कि भाई आपको जिस ग्रुप में रहना आप उस ग्रुप में चले जाओ। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट का वीडियो देखा होगा ध्यान से तो आपने देखा होगा, देखो ग्रुप सी में कौन है, असम। ग्रुप सी इंक्लूडेड असम एंड बंगाल, और ये जो असम था ये ग्रुप सी में रहना नहीं चाहता था। अब बेटा ये जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों का जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसने एक्सेप्ट किया कि भाई हम कंप्लीट फ्रीडम देते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, वो जैसे चाहे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर ले। पर यहाँ पर ये लोग इस बात पे जोर दे रहे थे कि ग्रुपिंग तो हो जानी चाहिए प्रोविंसेस की। समझ में आई बात? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस टाइम बिल्कुल फ्री थी, वो जैसे चाहे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए। पर यहाँ अंग्रेज इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे थे कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्रोविंसेस की ग्रुपिंग का काम कंप्लीट हो। इवन देन द कांग्रेस एक्सेप्टेड द प्लान बिकॉज इट प्रिजर्व द यूनिटी ऑफ इंडिया। भैया कांग्रेस ने भी कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि ये हमारी कंट्री इंडिया की यूनिटी को
प्रिजर्व करेगा, ठीक है, क्योंकि इस प्रोविंसेस की ग्रुपिंग हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं तो यूनिटी आ रही है। इट अग्री टू ज्वाइन, कांग्रेस अग्री हो जाती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था यूनाइटेड डेमोक्रेटिक इंडिया के लिए। आई बात समझ में? अब कांग्रेस का तो सपना ही था कि भैया जल्दी से हम आज़ाद हो जाएं, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाएं। तो यहाँ पर कांग्रेस खुशी खुशी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन कर लेती है, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने लग जाती है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक इंडिया के लिए। पर जो कांग्रेस होती है वो रिजेक्ट कर देती है वाइसरॉय के इस ऑफर को, किस ऑफर को? इंटीरियम गवर्नमेंट बनाने के ऑफर को, ठीक है, बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी विथ मुस्लिम लीग वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू इट। भाई कांग्रेस क्यों ठुकरा देती है इंटीरियम गवर्नमेंट बनाने का ऑफर? जो कांग्रेस होती है वो रिजेक्टेड कर देती है वाइसरॉय के ऑफर को, किसके ऑफर को? इंटीरियम गवर्नमेंट बनाने के ऑफर को, क्योंकि कांग्रेस किसी भी हालत में मुस्लिम लीग के साथ समानता को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, ठीक है। देखो क्यों करना है एक्सेप्ट या क्यों नहीं करना है एक्सेप्ट, इसका प्रॉपर सोल्यूशन, प्रॉपर कोई रीज़न इन लोगों के पास नहीं था। पर ये था कि कांग्रेस को था कि वो सेम या समानता नहीं रखती है किसके साथ? मुस्लिम लीग के साथ, तो हम इंटीरियम गवर्नमेंट तो नहीं बनाएंगे। समानता का सिद्धांत मुस्लिम लीग के साथ में कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि कांग्रेस को पता था मेजॉरिटी कंट्री हिंदू है ना, तो जितना रिप्रेजेंटेशन हिंदूज़ को मिले उतना ही मुस्लिम को देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मुस्लिम तो पॉपुलेशन में वैसे भी कम है। चलो ठीक है, अब हम मुस्लिम लीग की बात करेंगे। तो जो लीग थी वो क्रिटिसाइज़ कर रही थी, आलोचना कर रही थी, बुराई कर रही थी प्रपोज़ल की। क्यों कर रही थी? क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड को ठुकरा दिया था। कैबिनेट मिशन प्लान से कांग्रेस जहाँ समहाउ मैनेज कर रही थी कि चलो इससे यूनिटी तो बनी रही इंडिया की, कांग्रेस खुश नहीं थी तो बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं थी। पर यहाँ पर मुस्लिम लीग बहुत ज़्यादा बुराई कर रही थी कैबिनेट मिशन प्लान की, क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान ने उनके पाकिस्तान बनाने के सपने पे पानी फेर दिया था और had not been accepted in the clear cut terms. However, 6 जून 1946 लीग ने एक्सेप्ट कर लिया कैबिनेट मिशन प्रपोजल को। इट सॉ इन द प्लान ऑफ सीट्स ऑफ पाकिस्तान। देखो क्योंकि यहाँ पर कैबिनेट मिशन प्लान ने इस बात को मंजूरी दे दी थी कि जिस भी तरीके से चाहे उस तरीके से जो प्रोविंसेस हैं वो अपने आप को ग्रुप में कन्वर्ट कर लें, ग्रुपिंग कर लें प्रोविंसेस की। तो यहाँ पर ये बात मुस्लिम लीग के लोगों को समझ में आई, थोड़ा देर आई तो क्या कि भैया पाकिस्तान सीधे सीधे ये लोग नहीं बना रहे हैं, पर पाकिस्तान बनाने का बीज तो बहुत दे रहे हैं ना। वो प्रोविंसेस जहाँ पर मेजॉरिटी में मुस्लिम होंगे वो एक साथ आ जाएंगे, बाद में बोलने लगेंगे हम एक सेपरेट कंट्री बन रहे हैं। तो पहले मुस्लिम लीग जो बहुत बुराई करी थी कैबिनेट मिशन प्लान की, बाद में कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट कर लेती है। क्यों कर लेती है? क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान में उन्हें बीज दिख जाते हैं किसके? पाकिस्तान के, कि भाई ये जो थोड़ा सा प्रोविंसेस बनाने की परमिशन भी हमें मिल गई है ना, इससे तो हम भविष्य में पाकिस्तान बना ही देंगे। देन रिएक्शन ऑफ सिक्स शेड्यूल कास्ट। अब हम देखेंगे सिख का क्या रिएक्शन था, शेड्यूल कास्ट का क्या रिएक्शन था। जो सिख थे उन्होंने भी अपोज किया इस प्रपोजल को, क्योंकि पंजाब ग्रुप बी में था, अलॉन्ग विथ मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस ऑफ NWFP नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस। सिख ने अपोज किया। क्यों अपोज किया बेटा? क्योंकि वो ग्रुप बी का पार्ट था और ग्रुप बी में नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस थे जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी और सिंध भी था। उन्हें लगने लगा कि जो मुस्लिम लीग है वो डोमिनेंट रोल प्ले करेगी इस रीजन में। तो भाई यहाँ पर सबको अपने अपने रोल का ही इम्पोर्टेंस दिख रहा है। मुस्लिम लीग को लग रहा है अगर इंडिया में रहे तो मेजर रोल कांग्रेस प्ले करेगी। पंजाब को लग रहा है कि अगर वो मुस्लिम लीग के साथ वाले ग्रुप बी में रहेंगे जहाँ पर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस भी हैं, सिंध भी है जहाँ पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन में मुस्लिम हैं, तो फिर मुस्लिम की चलेगी। तो मतलब अब सिख भी परेशान है। जो शेड्यूल कास्ट थी वो डिवाइडेड 2 ग्रुप्स में थी। जो अम्बेडकर थे वो और उनका पूरा ग्रुप अपोज कर रहा था प्लान का। फिर से ध्यान से सुनो, जो शेड्यूल कास्ट थी उस टाइम में वो 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड थी। जो अम्बेडकर का जो पूरा ग्रुप था वो प्लान को अपोज कर रहा था, है ना। बिकॉज ओनली 1 सीट वॉज ऑफर टू शेड्यूल कास्ट को, कि सिर्फ एक ही सीट ऑफर की गई थी शेड्यूल कास्ट को इंटीरियम गवर्नमेंट में, ठीक है। फिर से ध्यान से सुनो भाई,
अंबेडकर को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि क्यों एक ही सीट ऑफर की गई है हमें इंटीरियम गवर्नमेंट में, ज़्यादा क्यों नहीं की गई है। तो अंबेडकर इस प्लान के अगेंस्ट में थे। जगजीवन राम ग्रुप को सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि उनका और कांग्रेस का व्यू पॉइंट लगभग सेम ही था। तो जगजीवन राम का जो ग्रुप था उनके साथ जितने भी लोग थे वो इस प्लान को, कैबिनेट मिशन प्लान को सपोर्ट कर रहे थे। वहीं अंबेडकर इस प्लान को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। अंबेडकर की प्रॉब्लम क्या थी, वो एक सीट जो उन्हें मिली थी, उनका मानना था और सीट्स मिलनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मीनवाइल अरेंजमेंट इस तरीके से कर दिए गए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हो जाए। जो इलेक्शन थे वो एंड जुलाई 1946 में कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। एंड ऑफ जुलाई 1946 में इलेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। जो मेथड अडॉप्ट की गई थी इलेक्शन की वो इनडायरेक्ट थी। जितनी भी प्रोविंशियल असेंबलीज थी उन्होंने लोगों को चुन चुन के भेज दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। डायरेक्ट वोटिंग नहीं हुई थी, मतलब हमारा जनरल पब्लिक का कोई रोल नहीं था इलेक्शन में, ठीक है। जो चुने हुए नेता थे उन्होंने ही कुछ लोगों को चुन के भेज दिया था। जो टोटल नंबर था कांग्रेस मेंबर्स का उस असेंबली में वो था 201। जो कांग्रेस असेंबली बनी, कांग्रेस असेंबली नहीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उसमें 201 मेंबर कौन थे, कांग्रेसी। फिर से ध्यान से सुनो, जो टोटल नंबर थे कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो कितने थे, 201, 201। दूसरा, मुस्लिम लीग को कितनी सीट्स मिली, 73। मतलब कांग्रेस के कितने मेंबर थे, 201। कितने थे, 201। मुस्लिम लीग के कितने थे बेटा, कितने थे बताओ, 73। और जो रिमेनिंग सीट्स थी वो अदर पार्टीज़ को दे दी गई थी, ठीक। कोई बात। चलो अब हम इंटीरियम गवर्नमेंट की बात करें। तो बेटा उस टाइम के जो वाइसरॉय थे उन्होंने मना लिया, परस्यू करना, परसुएडेड करने का मतलब होता है मना लेना। उन्होंने मना लिया, जवाहरलाल नेहरू को भी मना लिया, जिन्ना को भी मना लिया कि भाई इंटीरियम गवर्नमेंट तो बनाओ यार, इंटीरियम गवर्नमेंट क्यों नहीं बना रहे हो तुम लोग, ऐसी क्या दुश्मनी तुम्हारी हमसे, चलो चलो इंटीरियम गवर्नमेंट बनाते हैं। और इन लोग भी मान गए। जिन्ना ने रिफ्यूज़ किया कि भाई वो इंटीरियम गवर्नमेंट को नहीं अपनाएगा, किसी भी कंडीशन में उसको ज्वाइन ही नहीं करना है गवर्नमेंट को। आई बात समझ में। देखा, मनाने की कोशिश अंग्रेज़ों ने दोनों को की। पंडित जी मान जाओ, नेहरू जी मान जाओ, जिन्ना जी मान जाओ। जिन्ना नहीं माने, नेहरू जी मान गए। जो इंटीरियम गवर्नमेंट थी विथ नेहरू एज सो कॉल्ड प्रीमियर assumed office on 2 सितंबर 1946। इंटीरियम गवर्नमेंट नेहरू के साथ, नेहरू को क्या कहा गया, प्रीमियर। ऑफिस को नेहरू ज्वाइन कर लेते हैं 2 सितंबर 1946 को। नेहरू का डेजिग्नेशन उस टाइम में बेटा प्रीमियर नहीं होता है, ना ही तो उन्हें प्राइम मिनिस्टर की उपाधि मिलती है। उनका ऑफिशियल डेजिग्नेशन होता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंटीरियम गवर्नमेंट। आई बात समझ में। अंग्रेज़ दोनों को मनाने की कोशिश करते हैं, नेहरू को भी और किसको भी, जिन्ना को भी। जिन्ना नहीं मानते, नेहरू मान लेते हैं, इंटीरियम गवर्नमेंट का पार्ट बन जाते हैं, जिन्ना नहीं बनते हैं। नेहरू 2 सितंबर 1946 को इंटीरियम गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं। उनका डेजिग्नेशन प्रीमियर और प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है बेटा, बल्कि कि उनका जो डेजिग्नेशन होता है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटीरियम गवर्नमेंट। वाइसरॉय अनाउंस कर देता है कि भाई लीग को हम ये राइट दे रहे हैं कि वो 5 नेम को प्रपोज कर दे इन द गवर्नमेंट ऑफ 14, ठीक है, ऑफ विच 6 विल बी नॉमिनी ऑफ कांग्रेस इंक्लूडिंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड 3 विल बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस अदर माइनॉरिटीज़। वाइसरॉय अनाउंस करते हैं, लीग से कहते हैं कि भाई आप 5 नाम अपनी तरफ से नॉमिनेट कर दो इन अ गवर्नमेंट ऑफ 14, जिसमें से 6 लोग कांग्रेस के होंगे और उन 6 में से ही एक व्यक्ति जो होगा वो शेड्यूल्ड कास्ट का भी होगा। देखो इन सारी बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया कि शेड्यूल्ड ट्राइब का रिप्रेजेंटेटिव भी हो, शेड्यूल्ड कास्ट का रिप्रेजेंटेटिव भी हो, कांग्रेस भी हो, लीग भी हो। तो टोटल 14 में से 5 नाम आएंगे लीग से, 6 नॉमिनी होंगे कांग्रेस के, जिसमें से शेड्यूल्ड कास्ट का एक व्यक्ति होना ज़रूरी है, 3 होंगे अदर माइनॉरिटीज़ से। क्लियर है, कितने होंगे जरा काउंट करना करें। देखो ये रहे 6, ये रहे 3, तो टोटल कितने हो गए 9, और 5 लीग को बोला कि आप कर दो तो हो गए 14। 14 लोगों की सरकार में 5 आएंगे लीग से, 6 आएंगे कांग्रेस से, जिसमें से एक शेड्यूल कास्ट का भी व्यक्ति होगा, और 3 आएंगे अदर माइनॉरिटी पार्टीज़ के
रिप्रेजेंटेटिव्स। बेटा अब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एक्शन बाय मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग अब क्या डायरेक्ट एक्शंस लेंगी, अब हम वो देखेंगे। डायरेक्ट एक्शन बाय मुस्लिम लीग रिजोल्यूशन रिगार्डिंग डायरेक्ट एक्शन। अब लीग एक रिजोल्यूशन पास करेगी रिगार्डिंग वोट, रिगार्डिंग डायरेक्ट एक्शन। लीग को डर था, लीग डर में थी कि इट वुड बी आउट वोटेड। लीग को क्या डर था बेटा? लीग को ये डर था कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हार जाएगी। ठीक है, उसे हार का सामना करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ये डर लीग को लग रहा था। द लीग फियर दैट इट वुड बी आउट वोटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि भाई मेरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हारना निश्चित है। पहला डर कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मुझे हार का सामना पड़ेगा। दूसरा डर ये था कि जिस दिन ब्रिटिश विड्रॉ कर जाएंगे इंडिया से, वो पावर ट्रांसफ़र करके जाएंगे किसको? हिंदूज़ को। समझ में आ रही है मुस्लिम लीग को? पहला डर कि भी हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हार जाएंगे। दूसरा डर जिस दिन ब्रिटिश गए यहाँ से, पावर किसको ही मिल जाएगी? हिंदूज़ को मिल जाएगी, वो हिंदूज़ को पावर ट्रांसफ़र करके जाएंगे। तो मुस्लिम लीग ने एक रेजोल्यूशन पास किया 29 जुलाई 1946 को। मुस्लिम लीग ने एक रेजोल्यूशन पास किया 29 जुलाई 1946 को, विड्रॉइंग इट्स एक्सेप्टेंस फ्रॉम कैबिनेट मिशन प्लान, कि भैया अब हम लोग कैबिनेट मिशन प्लान से आउट हैं, हमें ना ही कोई कैबिनेट की बात सुननी है, ना ही कोई कांग्रेस की बात सुननी है, ना ही कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना, बिल्कुल नहीं, अब सब खत्म। ठीक है, तो कांग्रेस का जो डर था वो सामने आ गया। उन्हें लग रहा था कि भाई मुस्लिम लीग चुपचाप से हमारी बात मानने लगी है, यूनिटी की तरफ ध्यान दे रही है, पाकिस्तान की डिमांड को छोड़ दिया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कांग्रेस को जिस बात का डर था वो सामने आया। मुस्लिम लीग ने रिजोल्यूशन पास किया 29 जुलाई 1946 को और विड्रॉ कर लिया अपने आप को किससे? कैबिनेट मिशन प्लान से, कि भाई हम कैबिनेट मिशन प्लान को कोई एक्सेप्टेंस नहीं देते। और अब ये डायरेक्ट एक्शन की बात करने लगे, और ये डायरेक्ट एक्शन की बात करके सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना चाहते थे कि भाई तुम हमारी बात मानो, हमें पाकिस्तान बनाने की परमिशन दे दो। हम पाकिस्तान तो बनाएंगे, आपको मानना हो या नहीं मानना हो। इसलिए इन्होंने डायरेक्ट एक्शन प्लान लेके आए। डायरेक्ट एक्शन के थ्रू ये क्या करना चाहते थे? प्रेशर बनाना चाहते थे। किस पे प्रेशर? सरकार पे प्रेशर, कि भाई आपको हमारे पाकिस्तान बनाने की डिमांड को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। मुस्लिम लीग ने डेट फिक्स की 16 अगस्त 1946, किसके लिए? डायरेक्ट एक्शन डे के लिए। आई बात समझ में? ये जो 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 क्या था बेटा? डायरेक्ट एक्शन ये किसके लिए लिया जा रहा था? पाकिस्तान की डिमांड के लिए। तो अब डायरेक्ट एक्शन डे की डेट आ गई। क्या डेट थी? 16 अगस्त 1946। ठीक है, कोलकाता में दिन की शुरुआत होती है ड्रेडफुल एक्टिविटीज़ के साथ। स्टैबिंग, किलिंग, आर्सन, क्रिमिनल असॉल्ट, सब कुछ लार्ज स्केल पे होने लगता है। बेटा सोचो अब। तो बेटा मुस्लिम लीग का ये जो डायरेक्ट एक्शन डे था, ये कोई अच्छा दिन नहीं था। कलकत्ता में सुबह से ही ऊट पटांग एक्टिविटीज़, ड्रेडफुल एक्टिविटीज़ होने लगी, भयानक एक्टिविटीज़ होने लगी। स्टैबिंग मतलब चाकू मार देना, घोंप देना, चाकूबाजी होने लगी। किलिंग, हत्याएं होने लगी। आर्सन, आगजनी होने लगी, यहाँ पर आग लगा दी, इस दुकान में आग लगा दी, बस को आग लगा दी। क्रिमिनल असॉल्ट होने लगे, आपराधिक हमले होने लगे, और वो भी लार्ज स्केल पर। समझ में आ रही है बात? मतलब जिस देश की बनने की शुरुआत ही ऐसी हुई हो, वो बाद में क्या करेगा, यहीं से अंदाज़ा लगता है। अच्छा, यहाँ पर मुस्लिम लीग मतलब मुझे ऐसे लगता है कि शुरू से ही इन्होंने अपने अंदर क्रुएलिटी को बहुत अच्छी जगह दे दी थी। इस वजह से आज का पाकिस्तान भी ग्रो नहीं कर पा रहा है। बेटा उस टाइम के जो चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल थे, जिनका नाम था एस सोहरावर्दी, उन्होंने कोई स्टेप नहीं ली कि किसी व्यक्ति के जीवन को मैं प्रोटेक्ट कर दूं, किसी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर दूं। उन्होंने तो यही सोचा, होने दो कम्युनल वायलेंस, बहुत बढ़िया बात है, जब तक कम्युनल वायलेंस नहीं होंगे हमें हमारा पाकिस्तान नहीं मिलेगा। तो फिर से ध्यान से सुनो, मुस्लिम लीग के जो चीफ मिनिस्टर थे बंगाल में, जिनका नाम था एस सोहरावर्दी, उन्होंने कोई स्टेप नहीं ली मुस्लिम क्या किसी भी लाइफ को प्रोटेक्ट करने की, है ना। मुस्लिम को तो नहीं मार रहे थे, मुस्लिम तो हिंदूज़ को मार रहे थे। तो उन्होंने किसी को भी बचाने की कोई कोशिश नहीं की, ना ही तो प्रॉपर्टी के लॉस को रोका, ना जीवन मतलब सिटीजन्स की लाइफ के लिए कुछ किया। कम्युनल वायलेंस स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री एज वेल, और धीरे धीरे करके
कम्युनल वायलेंस पूरी कंट्री में ही फैल गए। अब बेटा इवेंट्स बहुत तेज़ी से मूव कर रहे थे टूवर्ड्स क्राइसिस। 1947 की शुरुआत में ही ऐसा लग रहा था कि दुनिया के सारे कष्ट अब किसको ही मिलने वाले हैं, इंडिया को ही मिलने वाले हैं। 1947 की शुरुआत में ही बहुत कुछ ऐसा होने लगा कि हमें लगा भैया अब तो गए। बहुत परेशानी थी बेटा। आप लोगों ने अगर गदर मूवी देखी होगी तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि कितना कुछ वहाँ पर हो रहा था। इसीलिए 28 फरवरी 1947 को जो प्राइम मिनिस्टर एटली होते हैं, क्लीमेंट एटली, वो एक हिस्टोरिक अनाउंसमेंट कर देते हैं। कहाँ पर? हाउस ऑफ कॉमन्स में। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री हाउस ऑफ कॉमन्स में एक ऐतिहासिक घोषणा करते हैं। और प्रधानमंत्री कौन होते हैं बेटा? क्लीमेंट एटली। जो मेन थ्रस्ट था इस अनाउंसमेंट का वो ये था कि ब्रिटिशर्स भैया इंडिया से अब वापस आएंगे, और कब तक? बिल्कुल वापस आ ही जाएंगे, 30 जून 1948 तक। ठीक है, जो मेन थ्रस्ट था प्राइम मिनिस्टर एटली के अनाउंसमेंट का वो ये था कि ब्रिटिशर्स इंडिया को क्विट करेंगे। कब तक? 30 जून 1948 तक। इफ़ द मुस्लिम लीग डिड नॉट ज्वाइन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अगर मुस्लिम लीग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन नहीं करती है तो सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट किसको पावर ट्रांसफ़र करेगी। फिर से ध्यान से सुनो, अगर मुस्लिम लीग ज्वाइन नहीं करती कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को तो द गवर्नमेंट वुड हैव टू कंसीडर, गवर्नमेंट की बात कंसीडर करनी पड़ेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, टू हुम द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी हैंडेड ओवर ऑन ड्यू डेट। भैया ये जो ड्यू डेट है इसमें हम तो वापस आ जाएंगे। अब क्लीमेंट एटली ये बोल रहे हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स में बोल रहे हैं, ये फाइनल डेट है, हम इंडिया को क्विट कर देंगे 30 जून 1948 तक। पर इस दिन तक अगर मुस्लिम लीग ज्वाइन ही नहीं करती है, किसको ज्वाइन नहीं करती है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, तो अब हमें सोचना पड़ेगा कि भाई हम किसको पावर ट्रांसफ़र करें। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर किसको दें उस ड्यू डेट को। उन्होंने यहाँ पर ये भी अनाउंस कर दिया कि जो लॉर्ड वेवेल होंगे अब उन्हें रिप्लेस करेंगे लॉर्ड माउंटबेटन। हाउस ऑफ कॉमन्स में जो अनाउंसमेंट किए इंडिया के लिए वो तो ठीक है, यहाँ पर वाइसरो को चेंज करने की बात भी हुई कि भैया अब लॉर्ड वेवेल की जगह कौन जाएंगे? माउंटबेटन जाएंगे। तो भाई 1947 की शुरुआत ही बड़ी गड़बड़ थी। 20 फरवरी को तो क्लीमेंट एटली ने घोषित कर दिया था इस डेट को हम इंडिया से वापस आ जाएंगे, मुस्लिम लीग ज्वाइन करती है तो ठीक, नहीं करती है तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम किसको पावर ट्रांसफ़र करें। क्लियर है? और क्या था, वाइसरॉय के चेंज होने का अनाउंसमेंट भी कर दिया कि वेवेल की जगह अब आएंगे माउंटबेटन। अब हम पढ़ेंगे माउंटबेटन के प्लान को। ठीक है, जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उन्होंने ऑफिस लिया कब? 24 ऑफिस लिया, मतलब वो ऑफिस को संभालने लगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उन्होंने लिया। कब लिया? 24 मार्च 1947 को। फिर से ध्यान से सुनो, लॉर्ड माउंटबेटन ने ऑफिस को ज्वाइन किया कब? 24 मार्च 1947 को। देखो 20 फरवरी को घोषणा की, मतलब अनाउंसमेंट किया एटली ने, और एक महीने बाद मार्च में 24 मार्च को ये आ गए। उन्हें बेटा लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए भेजा गया था कि भाई आपको ट्रांसफ़र करना है पावर का, किसको? इंडिया को। ही वॉज टू एडवाइज द गवर्नमेंट इन इंग्लैंड as to which of the two plans should be chosen। अब दो प्लान में से कौन सा प्लान चुनना चाहिए? पावर ट्रांसफ़र अंग्रेज कर रहे थे तो कुछ बातें बहुत हद तक अंग्रेजों पे डिपेंड करती थी। कौन सा प्लान चुना जाए? पहला प्लान जिसमें यूनिटी को प्रिजर्व किया गया इंडिया की, और मैक्सिमम पावर किसको दे दी है? प्रोविंसेस को दे दी है। दूसरा प्लान ये था कि इंडिया को 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स में, 2 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ में बांट दिया गया है। तो 2 प्लान्स थे अंग्रेजों के सामने, है ना। तो माउंटबेटन को सजेस्ट करना था कि भाई किस प्लान को इंग्लैंड गवर्नमेंट हाँ बोले। पहला वो प्लान था जिसमें इंडिया की यूनिटी को प्रिजर्व किया गया था, मतलब यूनाइटेड इंडिया, जिसमें मैक्सिमम पावर्स किसको दी हुई थी? प्रोविंसेस को। दूसरा प्लान था इंडिया को 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स में या 2 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ में डिवाइड कर दिया जाए।
बेटा इस टाइम तक इंडिया में सिचुएशन इतनी ज़्यादा टेंस हो गई थी कि आप सोच भी नहीं सकते। भाई गदर दो मूवी है गदर की, एक बहुत पुरानी जब हम छोटे थे तब आई थी, और एक अब आई है जब तुम लोग छोटे हो, है ना। तो दोनों गदर में से अगर आपने एक भी गदर मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि कितनी कितनी ख़राब सिचुएशन थी। द होप ऑफ यूनाइटेड इंडिपेंडेंट इंडिया सेज पी.ई. रॉबर्ट। भाई ध्यान से सुनो, पी.ई. रॉबर्ट क्या कह रहे हैं कि हमारे लिए यूनाइटेड इंडिपेंडेंट इंडिया की होप अब वैसी ही थी कि अब सब हवा हवा हो गया था भैया, है ना। सारी चीज़ें खून में बही जा रही थी, बहुत कुछ ऐसा हो रहा था कि अब हमने सोचना ही बंद कर दिया था, है ना, कि यूनाइटेड इंडिपेंडेंट इंडिया अब हमें मिलेगा। तो पी.ई. रॉबर्ट्स के अकॉर्डिंग जो इंडिपेंडेंट इंडिया की उनकी होप थी वॉज एक्सटिंग्यूस्ड, वो तो उड़ गई थी, ख़त्म हो गई थी। इन द ब्लड, बह गई थी किसमें, खून में। एंड मॉनसून पैशन ऑफ 1946। बहुत बार कंसल्टेशन हुए नेहरू, पटेल, आज़ाद, जिन्ना, लियाकत अली, बलदेव सिंह और दूसरे अदर लीडर्स के। माउंटबेटन इन सब से बात करने के बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचे। बेटे लॉर्ड माउंटबेटन ने, ऐसा नहीं हुआ कि सुबह उठे, ब्रश किया और सारी चीज़ें फाइनलाइज कर दी। बहुत राउंड्स ऑफ टॉक्स इन्होंने किए, नेहरू से, पटेल से, आज़ाद से, जिन्ना से, लियाकत अली से, बलदेव सिंह से, और इन सब से बात करने के बाद माउंटबेटन एक कंक्लूजन पे आए। द सूनर पावर वॉज ट्रांसफर्ड द बेटर फॉर ऑल। जितनी जल्दी पावर का ट्रांसफ़र हो उतना अच्छा सबके लिए। द सूनर पावर वॉज ट्रांसफर्ड द बेटर फॉर ऑल। जितनी जल्दी अंग्रेज भारत छोड़ दें उतना सबके लिए अच्छा। वो इस बात से कन्विंस हो गए थे, उन्हें सबसे बात करके इतना अंदाज़ा लग गया था कि भाई पार्टीशन होना तो निश्चित है। अंग्रेज जब जाएंगे तो दो टुकड़े तो भारत के होंगे ही होंगे। देखो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी माउंटबेटन के पास। अंग्रेज इंडिया से जा रहे थे तो माउंटबेटन भी कोई ऐसे हंसते खेलते काम नहीं कर रहे थे बेटा, बहुत सीरियसनेस थी उनके अंदर कि हिस्ट्री में उन्हें जाना जाएगा तो किस तरीके से जाना जाएगा। तो माउंटबेटन ने भी कोई भी डिसीज़न हरीली नहीं लिया, बहुत सोच समझ के लिया। तो उनको ये बात तो जब सारे प्रोमिनेंट लीडर्स से डिस्कशन कर रहे थे तब समझ में आ गई थी कि भैया पार्टीशन तो होगा ही होगा। ट्रांसफ़र ऑफ पावर टू इंडियंस कुड ओनली बी ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीशन ऑफ द कंट्री। ट्रांसफ़र तभी हो पाएगा पावर का जब कंट्री के डिवीज़न होंगे। 3 जून को उन्होंने अनाउंस किया अपने प्लान को। तो मेन क्लॉजेस थे माउंटबेटन प्लान के। पहला था पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड पंजाब। बेटा फर्स्ट पॉइंट अब हम डिस्कस करेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड पंजाब। बंगाल भी बहुत बड़ा प्रोविंस था, पंजाब भी बहुत बड़ा प्रोविंस था। मेजॉरिटी में हिंदू भी थे, मेजॉरिटी में माइनॉरिटी भी थे, है ना, मतलब मुस्लिम्स भी थे। पंजाब में सिख भी थे, मुस्लिम भी थे। तो ये कहा गया माउंटबेटन द्वारा कि पार्टीशन तो होगा बेटा बंगाल का और पंजाब का, दोनों का। ना ही तो पूरा पंजाब हम पाकिस्तान को दे सकते हैं, ना ही पूरा पंजाब इंडिया में रहने दे सकते हैं, क्योंकि दोनों में मुस्लिम पॉपुलेशन अच्छी खासी है और हिंदू पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है। तो उन्होंने कहा कि भाई डिवीज़न होगा बंगाल का भी और पंजाब का भी। पंजाब और बंगाल का विभाजन प्रस्तावित किया कि भैया प्रस्तावना रखते हैं कि बंगाल भी डिवाइड हो, पंजाब भी डिवाइड हो। पर ये बात भी उन्होंने कही कि जब तक इन प्रोविंसेस की लेजिस्लेटिव असेंबलीज पार्टीशन के फेवर में डिसाइड नहीं कर लेती तब तक डिवीज़न नहीं होगा। ठीक है, क्या बोला, बशर्ते कि दोनों प्रांत, दोनों प्रोविंस की जो विधानसभा होगी, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, वो विभाजन, वो डिवीज़न के पक्ष में निर्णय ले। ठीक है, तो बहुत हद तक चीज़ें किसको सौंपी गई, लेजिस्लेटिव असेंबली को, कि भाई लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड कर ले कि डिवीज़न होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पर माउंटबेटन ने ये प्रपोज किया कि डिवीज़न होना चाहिए। सेकेंड, जो एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कंटिन्यू काम करती रहेगी, बट द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय इट वुड नॉट अप्लाई टू पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंटिन्यूस काम करती रहे, पर जो भी वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखेगी, लॉज बनाएगी, जो भी कुछ लिखा होगा वो पाकिस्तान पे अप्लाई नहीं होगा। इट मीन्स सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, किसके लिए, पाकिस्तान के लिए। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनना, क्या कहा गया कि सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी इंडिया के उन पार्ट्स के लिए जो पार्टीशन के फेवर में है।
क्या बोला, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना काम करती रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखेगी वो पाकिस्तान पे अप्लाई नहीं होगा। और वो सारे प्रोविंसेस इंडिया के, वो सारे 5 जो पार्टीशन के पक्ष में हैं, उनके लिए एक नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी। सिंध, जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी सिंध की, उसको खुद डिसीज़न लेना था कि भाई क्या करना है उसको। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ सिंध वॉज टू टेक इट्स ओन डिसीजन एट अ स्पेशल मीटिंग। एक मीटिंग बुलवाओ, अपना खुद का डिसीजन लो, इंडिया में रहना है, पाकिस्तान में रहना है, क्या करना। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में रेफरेंडम कराया गया। रेफरेंडम मतलब सारे लोगों को खड़ा कर दिया गया और बोल दिया गया पाकिस्तान इंडिया, इंडिया पाकिस्तान, जहाँ ज़्यादा लोग हाँ बोलेंगे वहाँ मिल जाएंगे। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में MWFP में रेफरेंडम कराया गया, जो प्रोविंसेस के फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए कराया गया था। लोग जहाँ जाना चाहेंगे वहाँ जाएंगे। बेटा अब हम बात करेंगे द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिलहट। सिलहट आज करंट डे में कहाँ पर है बेटा, तो ज़रा ध्यान से सुनना। आज करंट डे में ये है कहाँ पर, बांग्लादेश में, ठीक है। तो सिलहट जहाँ पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम की थी, इनको कहा गया कि आप रेफरेंडम से डिसाइड करो, आप ईस्ट बंगाल का पार्ट बनना चाहते हो कि असम में रहना चाहते हो। ठीक है, ये जो ईस्ट बंगाल होगा ना बेटा, ये ही आगे जाके क्या बन जाएगा, ईस्ट पाकिस्तान, और फिर ये ही 1971 में बन जाएगा बांग्लादेश। फिर से ध्यान से सुनना, सिलहट में मेजॉरिटी पॉपुलेशन थे, इन्हें ऑप्शन दिया गया कि आप रेफरेंडम कराओ, आपको असम में रहना है असम में रहो, आपको ईस्ट बंगाल में जाना है आप वहाँ चले जाओ। ईस्ट बंगाल बेटा आगे जाके ईस्ट पाकिस्तान बनेगा, और फिर यही ईस्ट पाकिस्तान 1971 में क्या बन जाएगा, बांग्लादेश। तो आज सिलहट कहाँ पर है, बांग्लादेश में है। अब हम डिस्कस करेंगे प्रिंसली स्टेट्स को। प्रिंसली स्टेट्स के रिगार्ड्स में क्या कहा भैया माउंटबेटन ने, कि भैया आपके साथ जो भी हमारी ट्रीटीज़ थी अब वो होती हैं ख़त्म, अब आप बिल्कुल फ्री हो, हम अंग्रेज़ों का कोई प्रेशर नहीं तुम्हारे ऊपर, हमारे साथ जो ट्रीटी थी वो आप हो गई ख़त्म। आप चाहो तो आप इन दोनों डोमिनियंस में से किस किस में से, इंडिया में से और बनने वाले पाकिस्तान में से किसी को भी ज्वाइन कर लो। और एक और ऑप्शन है आपके पास, आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। आई बात समझ में। तो जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनको मिले बढ़िया ऑफ़र, उनको कहा कि भाई तुम्हारे साथ हमारे अब तक जो भी टाई अप थे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट था, जो भी पैक्ट था वो अब ख़त्म हो गया, आप बिल्कुल फ्री हो। आप ये दो जो डोमिनियन बन रहे हैं नए नए, इंडिया और पाकिस्तान, उनमें से किसी एक को ज्वाइन कर लो, और दोनों को ज्वाइन नहीं करना है तो तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है, तुम इंडिपेंडेंट रहो। ये सबसे बड़ी परेशानी की जड़ थी जो अंग्रेज़ हमारे लिए खड़ी करके गए। देन अ बाउंड्री कमीशन प्लान, द प्लान प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ बाउंड्री कमीशन। बेटा अब इंडिया पाकिस्तान को कैसे डिवाइड किया जाए, कोई ना कोई बाउंड्री तो बीच में बनानी पड़ेगी। तो बाउंड्री बनाने के लिए भी बाउंड्री कमीशन अपॉइंट हुआ। टू सेटल द बाउंड्रीज ऑफ टू डोमिनियंस इन केस ऑफ पार्टीशन वॉज डिसाइडेड अपॉन। अगर पार्टीशन फाइनली होता ही है तो पाकिस्तान में कौन कौन से एरिया आएंगे, किस किस को डिवाइड किया जाएगा, आधा हिस्सा कौन सा होगा, तो भैया पार्टीशन बाउंड्री कमीशन बना। क्या बना, बाउंड्री कमीशन, जिसका काम ही था बाउंड्रीज़ के लिए सोचना कि भैया अगर ये दोनों अलग हो जाते हैं, दो डोमिनियन बन जाते हैं, तो बाउंड्री कहाँ से खींची जाएगी, कैसे खींची जाएगी। देन रिलेशनशिप बिटवीन टू न्यू डोमिनियंस, इट वॉज फॉर द टू डोमिनियंस टू डिसाइड, ये दो डोमिनियंस को डिसाइड करना था कि कैसे रिलेशन वो आपस में रखना चाहते हैं, क्या वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का पार्ट रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में रहेंगे नहीं रहेंगे, ये सब कुछ डिसाइड आप ही करना था। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के साथ इनके रिलेशन क्या रहेंगे, एक दूसरे के साथ क्या रहेंगे, खुद डिसाइड करना था इनको। देन 9th वन इज क्या है, ट्रांसफर ऑफ पावर बिफोर द एंड ऑफ 1947। प्लान एंडेड विद द डिक्लेरेशन, प्लान एंड हुआ इस डिक्लेरेशन के साथ कि पावर का ट्रांसफ़र अब जून 1948 तक नहीं होगा भैया, हम अभी कर रहे हैं, है ना। तो ट्रांसफ़र ऑफ पावर बिफोर द एंड ऑफ 1947, उन्होंने बोल दिया 1947 के एंड होने के पहले पहले ही हम पावर ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम जून 1948 तक वेट नहीं करेंगे, जितना जल्दी होगा पावर दे दी जाएगी इंडिया और पाकिस्तान को। बेटा होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो। पार्ट 3 को हम स्टार्ट करेंगे इट्स एक्सेप्टेंस बाय द लीग एंड कांग्रेस से।